सलाम फैसलाबाद। मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज बात करने जा रहे हैं उस अहम इशू के हवाले से जिसका हमें हर साल सामना करना पड़ता है। 2011 से लेकर, बल्कि अब 2009 से कह सकते हैं, 2011 की वबा के बाद हमें तकरीबन हर साल डेंगू के मरीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे शहरी जो हैं हॉस्पिटल पहुँचते हैं, अलाइड हॉस्पिटल भी आते हैं, सिविल हॉस्पिटल भी आते हैं, और हमारे तमाम मुल्का इलाकों से फैसलाबाद में मरीज़ जब पहुँचते हैं तो उनमें से कुछ की डेथ भी हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे तमाम शहरियों को सलामत रखे, उनको सेहत अता करे। लेकिन इशू ये है कि इसके लिए हम कोशिशें क्या कर रहे हैं। डेंगू के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त डेंगू के 8 पेशेंट फैसलाबाद में सामने आ चुके हैं। ये 8 मरीज़ जिनमें आज झंग के मोहम्मद खालिद जो हैं उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनको दाखिल किया गया, और उनमें डेंगू वायरस की तस्दीक भी हो गई। झंग के इलाके से भी ऐसी इतलात मिल रही है कि वहाँ पर भी डेंगू फैल रहा है। वहाँ की बिहारी कॉलोनी से जो है पेशेंट वो भी सामने आए हैं, सैटेलाइट टाउन से भी सामने आ रहे हैं। और सवाल सवाल सिर्फ ये है कि हमारी तैयारी कितनी है। बारिशें शुरू हो चुकी हैं और इन बारिशों में डेंगू का मच्छर जो है, डेंगू का लार्वा जो है मच्छर की सूरत में बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर नवाजिश मौजूद हैं जो कि ईडीओ हेल्थ हैं फैसलाबाद के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए और उन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए जिसका इस वक्त हमारे शहरियों को सामना है। दूसरी तरफ लाइट हॉस्पिटल से अज़ादार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं सबसे पहले अज़ादार की तरफ ही जाऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि एलाइड हॉस्पिटल में हम जिन मरीज़ों की बात करने आने के हवाले से क्या सूरत हाल है, और ख़ासतौर पे झंग के मोहम्मद खालिद जो कि आज वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने डेंगू लार्वा की तस्दीक, डेंगू के वायरस की तस्दीक हुई है, उनकी हालत कैसी है, बाकी पेशेंट्स की हालत कैसी है, आइसोलेशन वार्ड जिसकी बात की जा रही है उसके बारे में बताइएगा, क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल को बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन मशीनरी फराहम होने के बायस जो यहाँ पर रीजन भर के डॉक्टर जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर अपना इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है स्पेशल के यहाँ पर डेंगू और इसके अलावा जो हसास अमराज के जो मरीज़ होते हैं उन्हें यहाँ पर लाया जाता है, उन्हें बेहतरीन यहाँ पर जो तिब्बी इमदाद दी जाती है। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद में रवां साल अब तक 8 जो मरीज़ हैं डेंगू का वायरस का शिकार होकर वो फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में मुंतकिल हुए हैं। इनमें विहाड़ी, हाफजाबाद, खुशाब, फैसलाबाद के जो है, इसके अलावा झंग का जो शहरी है वो भी इसमें शामिल है, और इसमें 3 फैसलाबाद के शहरी भी शामिल हैं जो कि डेंगू वायरस का शिकार हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इलाज के हवाले से बात की जाए तो अलाइड अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से अलहदा से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और ये 16 कमरों पर मुश्तमिल है। और क्योंकि अगर दीगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर एक वार्ड बना दिया जाता है और 8-8, 10-10, 15-15 बेड लगा दिए जाते हैं जहाँ पर इलाज किया जाता है। मगर यहाँ पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बाकायदा अलग-अलग रूम बनाए गए हैं। अगर डेंगू के जो मरीज़ आते हैं तो उन्हें अलग-अलग कमरों में शिफ्ट किया जाता है और वहीं पर ही इनका इलाज किया जाता है। गुज़िश्ता रात जो शहरी डेंगू वायरस का मुतासर होकर यहाँ पर फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में आए हैं, इनका नाम खालिद है और ये जंग अल्लाह वाली मस्जिद सैटेलाइट टाउन जंग के रिहायशी हैं। तो इन्हें 2 अगस्त को इन्हें बुखार हुआ था, जिसके बाद इन्हें निजी जो क्लिनिक था वहाँ से दवाई ली। उसके बाद DHQ अस्पताल जो जंग है वहाँ पर ज़ेर इलाज रहे हैं और 2 रोज़ वहाँ पर ज़ेर इलाज रहने के बाद ये अलाइड अस्पताल में इन्हें डॉक्टरों ने मुंतकिल होने का मशवरा दिया, जिसके बाद ये अलाइड अस्पताल में आए और यहाँ पर डॉक्टरों ने इनमें डेंगू वायरस का जो शुबा ज़ाहिर किया और उसके बाद इनके नमूने हासिल किए हैं। तो नमूनों में लेबार्ट्री की जानिब से जब रिपोर्ट आई है तो उसमें डेंगू वायरस की जो है तस्दीक हो गई है, क्योंकि आमतौर पर जो मरीज़ होता है उसमें 1.5 लाख से 4-4.5 लाख तक डॉक्टर बिल्कुल सही अज़ादार, बिल्कुल सही आपने बताया कि ठीक है, यहाँ पर आप मुतमईन हैं कि हॉस्पिटल में जो इंतजाम किए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, आपने उसको विजिट भी किया, आपने देखा, आप समझते हैं कि वहाँ पर इंतजाम जो हैं तसल्ली बख्श हैं, मरीजों का इलाज सही हो रहा है, वो मुतमईन है इससे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल को बेहतरीन मशीनरी और बेहतरीन जो डॉक्टर्स फराम किए गए हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पर अलहदा एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है जो कि बेड्स पर नहीं मुश्तमिल नहीं बल्कि 16 कमरों पर मुश्तमिल है और फ़ी कमरे में 2-2 बेड लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज़ को किसी भी किस्म का कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जबकि इसके अलावा एक प्रोफेसर की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आकर अगर कोई डेंगू का मरीज़ यहाँ पर आता है तो उनकी जानिब से 3 से 4 जो विज़िट हैं वो किए जाते हैं और मरीज़ की जो ट्रीटमेंट की जाती है। बाकायदा डॉक्टर जो MO और HO यहाँ पर या सीनियर रजिस्ट्रार जो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी 24 घंटे मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो मुझे वहाँ पर
काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि जो इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह कमरे मुख्तस किए गए हैं, जिस तरह आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिस तरह प्रोफेसर साहब की ड्यूटी लगा दी गई है, अल्लाह करे कि प्रोफेसर साहब वहाँ पर विज़िट भी करें। हमारा तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम जिन प्रोफेसर्स की ड्यूटी लगा देते हैं, प्रोफेसर वहाँ पर विज़िट नहीं करते। और जब हम अपने फैसलाबाद को देखते हैं तो फैसलाबाद लाहौर के बाद डेंगू के हवाले से हमेशा हाई रिस्क पर रहा है। ये 2009, 2010 और 2011 से लेकर अब तक यही सूरत हाल चली आ रही है। इस वक्त सूरत हाल है क्या? शहर में कितने मरीज़ हैं, उनकी तस्दीक क्या करते हैं? डॉक्टर नवाजिश जो कि EDO हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह महसूस करते हैं, क्या फ़ील करते हैं कि आपकी तैयारियाँ कितनी हैं इस वक्त? क्या ख़तरा महसूस किया जा रहा है, कितना रिस्क महसूस किया जा रहा है डेंगू के फैलने का फैसलाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि आपने कहा कि फैसलाबाद हाई रिस्क पे रहा है। फैसलाबाद हाई रिस्क पे ज़रूर है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इस पे तो रिस्क पे कहा जा सकता है, लेकिन हमारा वर्क इतना है इंशाअल्लाह ताला, सर्वेलेंस इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा कि कोई रिस्क नहीं है। पिछले साल हमारे सिर्फ 12 केसेस आए थे डेंगू के इधर, और इस साल फैसलाबाद के प्रॉपर केस जो 3 आए हैं अभी तक। ये अगस्त का माह चल रहा है तो इस तरह एवरेज भी इंशाल्लाह ताला हमारी जो है नीचे जा रही है। इस साल भी पिछले साल से बेहतर काम का हो रहा है। इसमें देखें, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं प्रिवेंशन के लिए। इसमें क्यूरेटिव साइड पे जाना, जब वो डेंगू हो गया फिर तो क्यूरेटिव साइड पे जाएंगे। प्रिवेंटिव साइड इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इसके बाद पॉलिटिकल कमिटमेंट आती है, इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन आती है। हमने सारे बंदे ट्रेंड किए हैं। फैसलाबाद को देखें, जगह जगह से स्टीमर लगे हुए हैं जहां पर डेंगू के बचने की तदबीर लिखी हुई हैं। और फैसलाबाद मेरे ख्याल में वो डिस्ट्रिक्ट होगा जिसने हेल्थ एजुकेशन पे, पब्लिक अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा अखराजात किए हैं। और वो अवेयरनेस जो है हमारी इंशाल्लाह ताला जो कैंपेन है वो बिल्कुल सक्सेस जा रही है। अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है। अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सराहता हूँ। अवेयरनेस के हवाले से जो स्टीमर्स लगाए गए मैं उनको भी सराहता हूँ। 23 जुलाई को जो दिन मनाया गया मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। आपकी तरफ से जितना लोगों को खबरदार किया जा रहा है मैं उसको भी सराहता हूँ। लेकिन यकीन करें, मच्छर स्टीमर्स पढ़कर नहीं रुकेगा, मच्छर स्टीमर से या तकरीरों से नहीं रुकेगा, ये सफाई से रुकेगा। ये पानी जो है, आप अपने नशेबी इलाकों में, पसमानदा इलाकों में चले जाए ना, आप बड़ी बड़ी सड़कों की, अगर हम बिल्कुल कैनाल के ऊपर एक्सप्रेस वे पे बड़े बड़े स्टीमर लगा देंगे उससे तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन बाकी इलाकों की सूरत हाल, पानी खड़ा हो जाए, बारिशों में पानी खड़ा हो जाए, वहाँ मच्छर की। जी सर, मुझे बात करने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दें, मुझे 2-3 मिनट दें तो सही ना। फिर जनाब आपके लिए आपको जनाब ज़हमत, आपको तकलीफ ही इसलिए दी है कि आप यहाँ पे खिताब फरमाएं, हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल करने का हक जरूर दे दीजिएगा। सवाल करने का हक जरूर दे दीजिएगा। देखें, बिल्कुल, क्यों नहीं सर, वो आपका हक है। तो इसमें देखें, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी भी नहीं है। अच्छा, हमारे पास 450 पहले सेंट्री पेट्रोल था, अब हमने 100 और भर्ती कर लिया। सर्विलेंस हमारा बहुत स्ट्रांग है। हम डेली बेसिस पे हर यूनियन काउंसिल पे हर 6 दिन बाद बंदा हमारा उस घर में चला जाता है जिस घर का उसने सर्वेलेंस किया। हमारा इंडोर सर्वेलेंस है और आउटडोर सर्वेलेंस है। इसके मॉनिटरिंग हम बहुत करते हैं। इसके ऊपर हमारे CDC सुपरवाइज़र हैं, PHW जो हैं, हमारे डिप्टी DHOs हैं, हमारे DHO हैं, EDO हेल्थ है। इसके अलावा DCO साहब खुद मॉनिटरिंग और सुपरविजन कंपेन को कर रहे हैं। और पिछले दिनों को आपको पता होगा कि कमिश्नर साहब भी निकले हैं। कमिश्नर साहब ने भी खुद जाकर घरों से वेरीफाई किया है कि आया इधर हमारी डेंगू की टीमें आती हैं या नहीं आती। और माशाल्लाह एक घर भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमारी टीम उधर नहीं गई। हमारा सर्वेलेंस स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, हमारी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पब्लिक अवेयरनेस भी हम दे रहे हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट पिछले दिनों आपने सेमिनार देख लिया। इसी तरह अपना एजुकेट भी हम लोगों को कर रहे हैं और इसमें इन चीज़ों का रोल है। देखें आप, एजुकेशन का सारा रोल है। इसके बावजूद लार्वा जगह जगह से मिल रहा है, लार्वा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे बताएं कि जब हम लार्वा मिल रहा है, उधर से उधर आ रहा हूँ जी, उधर ये गुड सर्विलेंस है, ये हमारा गुड सर्विलेंस है
कि हम लार्वा निकालते हैं और वहाँ एक्टिविटी करते हैं। इसमें ये हमारा सर्वेलेंस है, ये गुड साइन है। एक हमें आज तक हमारा जो इस साल का लार्वा हुआ है 400 साइट्स जो हैं इंडोर से लार्वा हमें मिला है, तकरीबन 203 आउटडोर स्पॉट से हमें लार्वा मिला है। और जो जहाँ से लार्वा मिला है हमने वहाँ एक्टिविटी कराई है, IRS कराई है। जो बारिशों की आप बात कर रहे हैं, बारिशों का सीजन वाकई स्ट्रांग है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। सबसे पहले हम मैकेनिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, पानी कहीं ठहरने न दें। इसमें DCO साहब की हिदायत के मुताबिक सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, हमारी अलाइड डिपार्टमेंट सारे जो है रेगुलरली हमारी टर्क और डर्क की मीटिंग हो रही है जिले लेवल पे और तहसील लेवल पे, और हम उनसे डेली बेसिस पे प्रोग्रेस लेते हैं। इसके अलावा हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं, जो आप चीज़ पूछना चाहते हैं। हमने आज तक 529 FIR दी है जहां से हमें लार्वा मिला है, और इसके अलावा 81 लोग वो हमने अरेस्ट कराए हैं जो बार बार जिनसे लार्वा मिल रहा था। इसी तरह 35 प्रिंसेस हमने सील भी किए हैं। साहब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं यहाँ पर ना एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक पर जाऊँगा, ब्रेक से थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। मुख्तसर सिर्फ थोड़े से कमर्शियल्स हैं, उसको देखिएगा नाज़रीन। उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ है, मैं इत्तफाक करता हूँ कि कोशिशें वाकई काफ़ी हो रही हैं, हमें उससे इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मरीज़ आने की शरह भी बरकरार है, मरीज़ भी सामने आ रहे हैं। और अगर हम डेंगू के हवाले से मौसम की बात करते हैं, बारिशों की बात करते हैं, तो जब तक नवंबर का महीना गुजर नहीं जाता हमें ख़बरदार रहना है। हमें नवंबर का महीना 30 नवंबर से पहले इत्मीनान हम नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अगर हम पिछले बरस को भी देखें तो जो हलाकत है, हलाकत तो पिछले बरस भी हो गई थी। इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा कि स्टीमर लगाना बहुत अच्छी बात, लोगों को आगाही देना बहुत अच्छी बात, जो खिलाफ वर्जी करे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, उसकी भी मुखालफत नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, उनकी सूरत हाल क्या है? मैं नवाजी साहब भी हमारे साथ ही होंगे, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो अपने शहर के उन इलाकों के बारे में जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जहाँ पर जोहड़ हैं, जहाँ पर मच्छरों की अफसाइश होती है, उन इलाकों के बारे में बात करूँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें डेंगू के ख़तरे के हवाले से, और डेंगू के ख़तरे की घंटी जो है इस वक्त बज रही है। मैं यहाँ पर हमारे साथ EDO डॉक्टर नवाज़ी जो हैं वो मौजूद हैं, वो जिन कोशिशों की बात कर रहे हैं, मैं नवाज़ी साहब से कहूँगा, नवाज़ी साहब मैं आपकी उन कोशिशों से इनकार नहीं करता। ज़िले हुकूमत की कोशिशें, DCO साहब के विज़िट, कमिश्नर साहब की कोशिशें, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद ख़तरात तो अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे 19 मई 2015 की भी बात करने दें, जब गुलाम मोहम्मदाबाद का 29 साल 19 भी तो यहीं पर हमारे शहर में भी ही उसने दम तोड़ा था। और उससे पहले आपको याद होगा कि जुल्फ़कार अहमद नाम के जो मरीज़ थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो एबोला के पेशेंट हैं, उनके बारे में ख़तरा ज़ाहिर किए जा रहे थे, और बाद में पता चला था कि वो भी, उनकी भी हलाकत जो हुई थी वो डेंगू से और हेपेटाइटिस C की वजह से। 2014 की बात कर रहा हूँ, नेशनल हेल्थ सर्विस की तरफ से और WHO की तरफ से इसकी तस्दीक की गई थी। मैं इन इलाकों की बात अज़हर के साथ करना चाह रहा हूँ। अज़हर, मेरे शहर में फैसलाबाद में अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पानी खड़ा होता है, जहां मच्छर की अफसाइश होती है, उन इलाकों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि EDO हेल्थ डॉक्टर नवाज़ी शरीफ ने आपको बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगह रेड किए हैं और 529 जो FIR हैं, जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। EDO हेल्थ डॉक्टर नवाज़ी शरीफ गुरैया के साथ मैं खुद गया हूँ, मैंने भी कई जगह जाके रेड करवाए हैं और बाकायदा कवरेज की, अपने जो सहाफ़त के फ़राइज़ से उसे भी सर अंजाम दिया है। मगर इन दिनों, पिछले दिनों इन्होंने एक रेड किया है जो कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फैसलाबाद में वाक़ है। यहाँ पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, ना कि एक जगह से बल्कि 3 जगहों से यहाँ पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। काबिल तफ्तीश बात यह है कि यहाँ पर अस्पतालों में लोग अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। अगर अस्पतालों से ही डेंगू लार्वा बरामद होगा तो उन मरीजों का क्या हाल होगा? इसी तरह डेंगू जो ऐसे हवाले से अगर हमने बात की थी EDO हेल्थ डॉक्टर नवाज़ी शरीफ गुरैया से कि आपने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, तो उनका यह कहना था, वो मुस्कुरा के टाल गया। तो उन्होंने बाद में मुझे ये कहा कि इसके मतलब हमने DC और कमिश्नर को बता दिया है, वो जो भी कोई अहकाम जारी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि जो पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है वो इसी तरह चल रहा है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि दूसरी जगह पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के जो MS थे उन्होंने एक सेंट्री इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया था इस सिलसिले में, और एक सब इंजीनियर था उसे नौकरी से फारिग कर दिया था।
मगर इसके बावजूद महकमा सेहत की जानिब से जो पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर अब भी ईडीओ डॉक्टर नवाजिश अली गुराया मेरे साथ आएँ तो मैं फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहें और अहम जगह बता सकता हूँ, प्लाट्स बता सकता हूँ जहाँ पर डेंगू लार्वा की अफजाइश। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं अज़हरदार के शहर के वो कौन से ज़्यादा इलाके हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त ख़तरनाक हैं, जहाँ पर डेंगू लार्वा और डेंगू का जो वायरस है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला कर सकता है? आपकी नज़र में वो कौन कौन से इलाके हैं? जी बिल्कुल, गुलाम अहमदाबाद का अगर इलाका उचकेरा की बात की जाए तो वहाँ पर जगह जगह जोहड़ बन चुके हैं। इसी तरह वारसपुरा की बात की जाए, फैसलाबाद जो कि मदीना टाउन के साथ ही वाक़ है, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, वहाँ पर भी जो है जोहड़ बने हुए हैं। कई प्लाट्स में पानी जगह जो पानी है वो जमा है। इसी तरह मदीना टाउन जो कि फैसलाबाद का पोश एरिया, अगर वहाँ की बात की जाए तो फैसलाबाद का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी की मिकदार मौजूद ना हो। बारिशों का पानी है वो अभी तक मौजूद है। अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो मैंने इस सिलसिले में जो ईडीओ हेल्थ हैं उनके साथ बात भी की थी कि ओपीडी के सामने जो डीएचक्यू अस्पताल है वहाँ पर बाकायदा एक प्लाट बनाया हुआ है, वहाँ पर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। आज बारिश को गुजरे 5 रोज़ हो चुके हैं मगर अभी तक वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका और लोगों के बैठने के लिए वो जगह थी, वो वाहिद जगह थी जहाँ पर जो मरीजों के रिश्तेदार आपकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है, आपने बड़ी बड़ी बजा तौर पे निशानदेही की। और मैं वापस चलता हूँ डॉक्टर नवाजिश गुराया साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हॉस्पिटल्स के सामने, डीएचक्यू के सामने प्लॉट में पानी खड़ा हुआ हो और वहाँ पर ख़तरात मौजूद हों, अगर हमारे शहर के मदीना टाउन में, वारस कॉलोनी में, पीपल्स कॉलोनी में, हर जगह शहर में पानी खड़े हों, वहाँ पर पानी खड़े होने की गुंजाइश मौजूद हो और अब 5 दिन के बाद भी वहाँ पर पानी खड़ा हुआ हो, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम महफूज हैं? और ख़तरे का मौसम जो है वो तो 30 नवंबर तक कम से कम तो चलेगा। तो ऐसे में तो मेरा ख्याल है हाई रिस्क तो पूरी तरह है ही और आपको मज़ीद जो है अपनी सर्विलेंस को और अपने इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नहीं जी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले अज़हरदार साहब ने कहा सोशल सिक्योरिटी का जी सर, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ से अगर सब इंजीनियर और जो तहसील जो उनका सेंट्री इंस्पेक्टर था उनको सस्पेंड करके उनकी टर्मिनेशन हो जानी बेहतर है या कि हम हॉस्पिटल को सील करते और बाद मरीज बाहर रुलते? तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक एक्शन था कि उसी टाइम एमएस साहब ने सस्पेंड किया दोनों को और वो टर्मिनेशन कर दिया उन्हें, और या टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं, एक प्रोसेस होता है। मैंने खुद वॉच किया है, वाकई वहाँ से लार्वा मिला था, लेकिन हमने दोबारा फिर सर्वेलेंस कराया है, 2-3 दफ़ा लार्वा नहीं मिला। यहाँ तक अज़हरदार साहब पानी की बात कर रहे हैं, ये देखें पानी कई तो ऐसे बड़े बड़े तालाब हैं जिनकी हम मैकेनिकली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उनको उधर से पानी सारे को नहीं निकाल सकते, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी होता है जैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं, पानी निकलवाते हैं। इसमें टीएमए इन्वॉल्व है, एडीएल जी हमारा इन्वॉल्व है, एजुकेशन वाले इन्वॉल्व हैं, वासा वाले इन्वॉल्व हैं, एफडीए वाले इन्वॉल्व हैं, सारी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन डीएचक्यू के सामने प्लाट में, डीएचक्यू के सामने बिल्कुल प्लाट में अगर पानी खड़ा हुआ हो, नहीं वो भी मैं बात बताता हूँ। पहले जी देखें, पानी खड़ा हो, मैकेनिकल ट्रीटमेंट होती है। अगर बारिश रात को पड़ जाए तो इतनी जल्दी 1-2 दिन में लार्वा बनकर वो नहीं निकल आता, ये 5-6 दिन का टाइम है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में हम सफाई करवाते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं बाकायदा। मैं कल भी उधर गया हूँ, आज बारिश अगर हुई है, कल तक तो वहाँ कुछ नहीं बनेगा। हमने जितनी जल्दी या लार्वा नहीं निकलेगा, हम जितनी जल्दी हो सके वो करते हैं कि मैकेनिकल ट्रीटमेंट करके पानी को मैकेनिकली बाहर निकालें, और हो रहा है ऐसा। फैसलाबाद में इंशाल्लाह ताला कोई थ्रेट नहीं है किसी किस्म का भी। ये देखें, इसमें ज़्यादा अवेयरनेस काउंट करती है। अगर एक बंदे को पता हो, घर वालों को पता, हमारी टीमें घर घर जा रही हैं, लिटरेचर दे रही हैं, घर वाले को अगर पता है, आपको पता है आपका घर है, आपको पता है कि मेरी छत साफ है, टैंकी लीक नहीं कर रही, इसके बाद वहाँ मैंने डिस्पोजेबल कप नहीं फेंके ऊपर छत पे, कचरा नहीं पड़ा हुआ, तो डेफिनेटली पानी की लीकेज कहीं नहीं है, तो डेफिनेटली छत पे लार्वा नहीं होगा। आप नीचे आ जाएं, नीचे आ गए, अगर आपको पता होगा कि मेरे घर की जो ट्रे है फ्रिज की, उसको मैंने खींचना है बाहर, उसको साफ करना है, इसके अलावा गमले पड़े हुए हैं, कूलर है, एसी का पानी आ रहा है, ये चीजें हैं जिनकी अवेयरनेस हम दे रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा यही हेल्पफुल है, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, लोग अवेयरनेस लोगों को क्रिएट नहीं होगी। ज्यादातर तो ये देखें, अज़हरदार साहब ने बात की आउटडोर की, मैं कहता हूं कि 400 लार्वा तो हमें इंडोर से मिला है घरों से, और 200 मिला है आउटडोर से। आउटडोर 50% तो लार्वा आउटडोर से मिल रहा है सिर्फ, ज्यादातर इंडोर्स में प्रॉब्लम है।
इंडोर में हमारा सर्विलेंस बहुत स्ट्रांग है। हमारी एक फीमेल एक मेल सेंट्री पेट्रोल की टीम है। जहां हमारा सेंट्री पेट्रोल नहीं, जो LHW कवर एरिया है वहां हमारी LHW जाती हैं, वो जाकर इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस करती हैं। हमारे हर तहसील में अच्छा नवाजी साहब ये बताइएगा, ठीक है आपकी सर्विलेंस के हवाले से ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे दो सवाल, यहाँ पर दो चीज़ें अहम हैं नवाजी साहब। पहली चीज़ ये अहम है कि बहुत सारे शहरी ये सवाल करते हैं कि पहले स्प्रे हुआ करता था बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से, अब स्प्रे करने की पॉलिसी जो है क्या ये कम कर दी गई है या इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है? इसके हवाले से हिकमत अमली क्या इख्तियार की जाती है? और दूसरी बात, असल चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है और शहर में पानी बहुत सारी जगहों पर खड़ा हुआ है, इसका हल जो है इसके लिए क्या आप समझते हैं कि वासा और दूसरे इदारे जो है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। डायरेक्ट की मीटिंग होती है, DCO साहब उनको डायरेक्शन देते हैं। अच्छा। और जहां कहीं पानी हमारे नोटिस में आता है तो DCO साहब एक्शन लेते हैं डिपार्टमेंट पे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रात को बारिश हुई है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पानी निकालते एक दिन उसमें लग जाता है तो इसमें कोई लार्वा नहीं बन जाएगा, मच्छर नहीं एक दिन में बन जाएगा। ये तो 6-7 दिन स्टैग्नेंट वाटर रहेगा, 4 दिन से ऊपर तो फिर लार्वे के चांसेस हैं। तो इसी तरह दूसरी बात आपने की स्प्रे वाली जो बात है वो देखें कि जहां कहीं लार्वा निकलता है वहां हम स्प्रे करते हैं, IRS करते हैं, एक्टिविटी होती है, वरना इसके हैजर्ड्स बहुत हैं, इसके कोई प्रोटोकॉल हैं स्प्रे के। मसलन पिछले साल अभी वो जो वाकया हुआ 2 शहरों में, वो बच्चियां भी होश हो गई, तो ये इसके हैजर्ड भी हैं। ये बाकायदा एक कमेटी DCO साहब ने कंस्टिट्यूट दी है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है जिसमें EDO हेल्थ भी हैं, DCO साहब भी हैं। ये स्प्रे करने से पहले वैसे एक्टिविटी जहां ना होनी हो, जहां से लार्वा ना निकला हो, स्कूल में कॉलेज में, वहां इस जो हमारी नोटिफाइड कमेटी है इससे परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। ताकि वो स्प्रे करते वक्त सारे लोगों को इससे पहले तसल्ली, असल में लोगों को तसल्ली हो जाती थी ना, स्प्रे होता था तो लोगों को तसल्ली हो जाती थी, लेकिन जब स्प्रे नहीं होता तो लोग कहते हैं कि जो है कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रोकथाम नहीं हो रही, मच्छर की अफसाइश हो रही है। तो आप ये समझते हैं कि ज़्यादा नुकसानदेह है, स्प्रे करना भी उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है कि जितना समझा जाए? जो है वो डेंगू मच्छर नहीं है। स्प्रे जब हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से लार्वा निकलता है, जहाँ केस रिस्पांस हमने करना होता है, डेफिनेटली हम वहाँ स्प्रे करते हैं उनके 40 गार साइडों पे, जहाँ जरूरत पड़ती है हम करते हैं। बिल्कुल मुझे एक ब्रेक लेने दे, मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। एक और मुख्तसर सी ब्रेक है, डेंगू के हवाले से बात करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं नवाजिश साहब, उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ ही होंगे और कुछ अहम पहलू हम कोशिश करेंगे किसी डॉक्टर से भी बात कर सकें और जान सकें कि जो तमाम सहूलियात हैं, जो कोशिशें हैं, वो किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। मगर इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें डेंगू के हवाले से और डेंगू के ख़तरात जो हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर नवाजिश अली गुराया जो कि EDO हैं हेल्थ के हमारे फैसलाबाद के, वो बिल्कुल मौजूद, और उनका ये कहना है कि इसको हाई रिस्क आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। हाई रिस्क इसलिए है कि इतना बड़ा ज़िला है, इतनी ज़्यादा आबादी है, इतने ज़्यादा इलाके हैं, कहीं भी पानी खड़ा हो सकता है, कहीं भी कोई भी चीज़ जो है हो सकती है। लेकिन वो दूसरी तरफ मुतमईन है, पूरी तरह मुतमईन है अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से कि वो डेंगू का हर साल की तरह इस मरतबा भी मुकाबला कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन ने अलाइड हॉस्पिटल से ही, जो कि हर दफ़ा डेंगू के मरीज़ों का मरकज़ बन जाता है और ना सिर्फ फैसलाबाद से बल्कि झंग, चनियोट और तो बाकी तमाम इलाकों से भी मरीज़ जो हैं यहीं पर ही लाए जाते हैं। इस वक्त वहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए हैं, मैं थोड़ा सा अज़ादार हमें कुछ इसकी तफसील बता रहे थे, लेकिन मैं डॉक्टर आमिर हुसैन से जानना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब आप बताइएगा कि इंतज़ामात काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, मज़ीद क्या होना चाहिए और डेंगू के फैलने के इस वक्त क्या इम्कानात हैं यहाँ पर फैसलाबाद में? देखें जी, जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक़ है तो हम एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं। हमारे डेंगू काउंटर्स जो हैं 24 आवर 7 डेज़ अ वीक ऑपरेशनल है, जो कि एमरजेंसी की रिसेप्शन पे है। उसके अलावा हमारा आइसोलेशन वार्ड जो डेंगू पेशेंट्स के लिए है वो फुली इक्विप्ड है, रेडी है।
हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो है वो रिपीटेडली हमने काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेशन अरेंज किए हैं, जिसमें हमने अलाइड हॉस्पिटल में हमारे जो हाउस ऑफिसर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, वो फुली ट्रेंड हैं। इसके अलावा हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे जिन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी उनकी ट्रेनिंग भी की है डेंगू की। बाकी जो ज़िले हमारे डिवीज़न के साथ एसोसिएटेड हैं, झंग, भखर, लिया और चिन्योट, उनके डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग की है। तो हमारी मैन पावर जो है इस वक्त एडिक्वेटली ट्रेंड है डेंगू के लिए, और हमारे पास जो है एक आइसोलेशन वार्ड वो भी रेडी है, इक्विपमेंट भी है, ड्रग्स भी हैं, सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड है। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये बात करूं डेंगू के हवाले से, तो हम हमेशा से यही देखते चले आ रहे हैं कि ठीक है, डेंगू फीवर हो जाना मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास लार्वा बरामद हो रहा है और ये कहा जाता है कि दुनिया के 120 ममालिक में जहां भी डेंगू फीवर चला गया वो फिर वापस नहीं गया, वो अपनी जगह पर अपने शहर में मौजूद रहता है जहाँ पर वो एक दफ़ा दाखिल हो जाता है। असल चीज़ क्या है? हम इसको हेमरेजिक फीवर होने से, हम इसको जानलेवा होने से बचाएँ, लेकिन हर बरस जो है कोई ना कोई हलाक हो जाना, हर बरस किसी ना किसी की हलाकत हो जाना यकीनी तौर पर खौफ व हरास भी पैदा करती है। क्या हम प्रिपेयर हैं कि हलाकत कोई ना हो, मरीज़ चाहे आ जाएं, क्योंकि मच्छर अपनी जगह पर मौजूद है, मौसमी हालात मौजूद हैं, लेकिन हलाकत ना हो, इस चीज़ के बारे में हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? जी, मैं इसमें थोड़ी सी जो मिसकंसेप्शन है इस वक्त क्लियर करना चाहूँगा। जी बेसिकली ये जो डेंगू वायरस है इसकी 4 सीरोटाइप्स हैं। जी जब फर्स्ट टाइम एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन होती है तो इम्यूनिटी जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसी सीरोटाइप के अगेंस्ट डेवलप होती है, सही। दूसरी सीरोटाइप के अगेंस्ट डेवलप नहीं होती। सेकंड टाइम अगर किसी को इन्फेक्शन होती है तो बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है उसमें जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं वो चूँकि उस सीरोटाइप के अगेंस्ट नहीं होती तो वो फ़ायदेमंद होने की बजाय काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, और उसकी वजह से एज आ कॉम्प्लिकेशन डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर होता है। इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कम्प्लीमेंट एनहांसमेंट कहते हैं। जी। तो इसलिए वो लोग जिनको पहले एक दफ़ा डेंगू फीवर हुआ है, अगर उन्हें सेकंड टाइम किसी दूसरी सीरोटाइप से होता है उसमें ये रिस्क बहरहाल मौजूद रहेगा। ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि डेंगू फीवर की अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की गई तो वो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे नहीं है, दोनों की पैथोजेनेसिस डिफरेंट है। बेसिकली डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर उस वक्त होगा जब आपको एक दफ़ा पहले डेंगू फीवर हुआ, उस सीरोटाइप के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, सेकंड सीरोटाइप आई, सेकंड सीरोटाइप की वजह से कम्प्लीमेंट एनहांसमेंट होती है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो थर्ड स्पेस में लीक कर जाता है और हम उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि असल में नवाजी साहब भी जो काम कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने का, लोगों को खबरदार करने का और इसकी रोकथाम का, हम भी वही काम कर रहे हैं। मीडिया के ज़रिए सिटी 41 भी वही काम कर रहा है, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम भी वही काम कर रहा है। बजाय किसी हम सियासी बहस में जाएँ, दूसरे प्रोग्राम करें, हम यही काम करें। अब मैं अगर ये कहूँ कि आप जो हैं अलाइड हॉस्पिटल से अपने शहर के लोगों को क्या पैगाम देते हैं कि डेंगू से अगर बचना है और इससे लड़ना है, इससे डरना नहीं है, तो क्या इकदाम करें? एक आम आदमी को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तो स्कूल भी खुल जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? देखें, इसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो तो यही है, क्योंकि जो इसका वेक्टर है इस बीमारी का, वो मॉस्किटो जो है वो फ्रेश वाटर मॉस्किटो है जी। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये है कि घरों में जो वाटर कलेक्शंस नहीं होनी चाहिए। जैसे एयर कंडीशन चलते हैं, उसका पानी इकट्ठा होता है, जिस बर्तन में इकट्ठा होता है उसको कंटिन्यूसली ड्रेन करते रहना चाहिए। अगर वाटर कूलर्स हैं तो जो वाटर कूलर्स हैं उनका जो पानी जो है वो जब इस्तेमाल में नहीं है वो ड्रेन हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसा बर्तन ना पड़ा हो जिसमें बारिश का पानी वहाँ पड़ा रहे काफ़ी देर। टैंक्स, जितने भी वाटर टैंक्स हैं वो कवर्ड होने चाहिए ताकि उसमें लार्वा ब्रीड ना कर सके। जितनी भी वाटर कलेक्शंस अगर हम इनको ना होने दें, और बाकी जो है घरों में जो छोटे छोटे गटरों के ढक्कन हैं और बाकी जगह पे चीज़ें हैं, हम पानी को खड़ा ना होने दें, तो उससे हम इसके लार्वा की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं।
सही। और डॉक्टर साहब बाकी एक ये और है इशू कि पैदा हो अगर रहा है, बहुत बड़ा इशू पैदा हो रहा है, वो ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हमारे हकीम और हमारे होम्योपैथिक और दूसरे डॉक्टर जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि उनके पास डेंगू का इलाज आ चुका हुआ है। तो आप ये कोई थोड़ा सा मुतला करेंगे कि क्या हकीम जो जो नुस्खे दे रहे हैं, जिस किस्म के जो पत्ते इस्तेमाल करने को या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, वो किसी हद तक इस्तेमाल कर ली जाए प्रिवेंशन के लिए? जी, मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करता। वो सिर्फ आवाम को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इस वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीवायरल दवाई अभी है ही नहीं। इसका सिंपल डेंगू फीवर का इलाज ये है कि पैरासीटामोल इस्तेमाल करें जब बुखार हो और दर्दें हो, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, और पानी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें जो मरीज़ हैं। और दूसरा, बाकी प्रिवेंशन की जो बात कर रहे थे, तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो हैं जिनमें डीट है, जिसमें मॉस्पेल भी इजीली अवेलेबल है, वो जितने भी बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, लोगों को चाहिए कि मच्छर के सीज़न में वो उसको लगा के निकलें। ख़ास तौर पे इस मच्छर का जो रेगुलर फीडिंग टाइम है वो यूजली सुबह के वक्त और शाम के वक्त है। तो इन दोनों औकात में अगर वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के बाहर निकलेंगे तो मॉस्किटो बाइट से डॉक्टर साहब मुझे महफूज आपका रहेंगे। शुक्रिया और भी अगर अदा वो करना, और आखिर में सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है कि आपने कहा कि पैरासीटामोल जी इस्तेमाल कर ली जाए, तो पैरासीटामोल के साथ अमूमन लोग डिस्प्रिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो डिस्प्रिन का इस्तेमाल जो है वो मना किया जाता है इसमें? जी बिल्कुल, उसमें बल्कि वो बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि इसका जो बुखार और दर्दें हैं डेंगू की, उसके लिए ब्रूफिन या डिस्प्रिन या वोल्ट्रॉल या इस किस्म की जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गैस्ट्राइटिस यानी कि मैदे में अल्सर, सोजिश, अल्सर और ज़ख़म होने का अमकान है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो सिर्फ बुखार और दर्दों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल इस्तेमाल करनी है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। बाकी रह गई पत्तों की बात, तो उन्होंने पत्तों के लिए काफ़ी कुछ मुख्तलिफ मिथ्स चल रही हैं जिसमें कोई चीज़ भी प्रूवन नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता उसको। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात की और मैं भी इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ कि असल में हमें फ़र्क महसूस नहीं होता। हम जब अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो उसमें पैरासीटामोल के साथ साथ ब्रूफन भी ले लेते हैं, हम उसके साथ साथ जो है ब्रूफन डिस्प्रिन भी ले लेते हैं, वोल्ट्रॉल भी ले लेते हैं और समझते हैं कि हम अपने दर्द का और अपने बुखार का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और जहाँ तक पत्तों की बात है, मैं नवाज़ी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अतायत जो है इसने बड़े मसाइल पैदा किए, और जब हम 2011 की तरफ देखते हैं, जब लाहौर के साथ साथ फैसलाबाद में भी अमवात हुई, और उस वक्त भी असल मसला क्या था कि लोग जो थे अताइयों के पास जाते थे, उन डॉक्टरों के पास जाते थे जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ जानते नहीं है। नवाई साहब उनकी रोकथाम के लिए अभी भी वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमारे बाजारों में बैठे हुए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नवाई साहब उनके खिलाफ क्या करेंगे? और दूसरे स्कूल खुलने वाले हैं, मुझे एक बड़ा खतरा ये भी महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे उन पर तो नहीं ये वायरस जो है हमला कर देगा खास तौर पे, तो क्या स्कूल खुलने की वो हमायत करते हैं या नहीं करते? ये बड़े दो अहम सवाल है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें डेंगू के हवाले से, और डेंगू ने खतरे की घंटी तो अपनी जगह पर बजा दी है। जब 8 पेशेंट आ चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि डेंगू अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमने डेंगू से डरना नहीं है, हमने डेंगू से लड़ना है। हमारा ये शुरू से मोटो है और आइंदा भी यही बरकरार रहेगा कि हमने किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी इशू से डरना नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करना है। हमने भी करना है, आपने भी करना है, और मिलकर अवेयरनेस भी पैदा करनी है। यहाँ पर बिल्कुल मशकूर हूँ डॉक्टर नवाजिश अली गोराया जो कि ईडीओ हैं हेल्थ के फैसलाबाद के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और हमें झंग से मुबशर हुसैन नकवी ने ज्वाइन किया है उस इलाके से, बिहारी कॉलोनी से, जहाँ से हमारे जो पेशेंट है खालिद शेख साहब, उनको शिफ्ट किया गया फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में। मैं मुबशर की तरफ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले दो बड़े अहम सवाल थे जो मैं ईडीओ साहब से करना चाह रहा था, और वो सवाल ये थे। पहला सवाल ये कि क्या आप सपोर्ट करेंगे कि स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खोल दिए जाएं क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं, लार्वा मिल रहा है इसके बावजूद? दूसरा, अतायत जो है, लोगों को किस तरह आप रोकेंगे कि ऐसे डॉक्टरों के पास ना जाएं, ऐसे हकीमों के पास ना जाएं जो हमारे मरीजों की हालत को ख़राब कर दें और वो उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचे जब इनका इलाज मुश्किल हो जाए? नवाज साहब से जानना चाहूँगा। जी नजर साहब, इसमें ये बात है
कि पहले आपने स्कूलों की बात की है, स्कूलों के लिए अभी डेंगी डे गुजरा है और डीसीओ साहब ने, हमारे ने, सुलेमान गनी साहब ने पहले ये सारे स्कूल खुलवाए हैं एजुकेशन से, और वो नीट एंड क्लीन करवाए हैं। और इसके अलावा वहाँ हमारे एंटोमोलॉजिस्ट गए हैं, हमारी टीमें सर्वेलेंस गई हैं, उन्होंने सर्वे किया है, उन्हें लार्वा फ्री दिया है पहले ही। ये एक्सरसाइज हमारी 2-3 दफ़ा छुट्टियों में हो चुकी है और अभी पिछले दिनों में हुई है, इस वीक भी। ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको ये भी बताऊं, जब कोई स्कूल बनता है ना, स्टार्ट होता है, हम एनुअली उसको हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें डीसी साहब के कहने की वजह से हम उन्हें डेंगी फ्री बिल्डिंग का सर्टिफिकेट बकायदा लेते हैं स्टैम्प पेपर पे। यहाँ एक्टिविटी स्कूलों में हो रही है, ये बिल्कुल सीएम साहब के हुक्म से हुई है। तो वीडियो लिंक में ख्वाजा सुलेमान साहब के हुक्म से हुई है, ये इस पे हमारी वीडियो लिंक 3-4 दफा हुई है स्कूलों पे। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं जरा झांग में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, मुबशर की तरफ। मैं थोड़ा सा उनसे वहाँ का अपडेट ले लूँ। मुबशर, क्या सूरत हाल है? यहाँ से पेशेंट गए और यहाँ से इलाके की क्या सूरत हाल है? लोगों में डेंगू के हवाले से क्या खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि खालिद साहब को यहीं से शिफ्ट किया गया अलाइड हॉस्पिटल में, और आपकी तहकीक क्या कहती है कि सूरत हाल क्या है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये झंग का इलाका है सैटेलाइट टाउन में। यहाँ पर जो बिहारी कॉलोनी, यहाँ पर हकीम शेख खालिद साहब है, जिनको डेंगू को जो है वायरस की तस्दीक होने के बाद कल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इस इलाके में खासा जो है वो खौफ पाया जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानकुन बात ये है नजम भाई यहाँ पे कि बिल्कुल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और इसी स्कूल के साथ ही गली में ये वाक़या पेश आया है। डेंगू का जो केस सामने आया है, इससे यहाँ पर खासा जो है वो खौफ पाया जा रहा है। एल इलाका का ये कहना है कि सैटेलाइट टाउन के किसी भी इलाके में अब महकमा हेल्थ की तरफ से कोई स्प्रे नहीं करवाया गया, कोई सर्वे नहीं करवाया गया। महकमा हेल्थ जो है वो अपनी कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करती रही है, और उन्होंने कागजों में तो जरूर लिख दिया कि यहाँ पर सर्वे किया गया है, लेकिन सर्वे यहाँ पर नहीं हुआ है। जबकि स्प्रे के बारे से अगर बात की जाए तो आज जब सुबह यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और जो शेख खालिद के बारे में पता चला है, उसके बाद फ़ौरन बाद जो है वो महकमा सेहत की टीमें आई हैं और उन्होंने यहाँ पर जो 10 से 12 घर है वहाँ पर स्प्रे किया है। उसके बावजूद सैटेलाइट टाउन के किसी भी इलाके में, बल्कि झंग की अगर बात की जाए ओवरऑल तो शहर के किसी भी इलाके में स्प्रे नहीं किया गया। डीसीओ झंग गाजी अमानुल्लाह को आए हुए डेढ़ माह का जो है वो अरसा बीत चुका है। इस हवाले से उन्होंने अदद मीटिंग की है, महकमा सेहत से मीटिंग की है, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे मीटिंग की है, मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान हैं उनसे मीटिंग की है। उनको बारहा उन्होंने जो है उनको जोर दिया कि वो डेंगू के खात्मे के लिए अपने तौर पर इकदाम करें, लेकिन ये इकदाम किसी भी तौर पर हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं झंग में बात करूं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी खड़ा होता है, मुबशर मुझे उसके बारे में बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी खड़ा होता है, क्योंकि ये साफ पानी का मच्छर है, अगर चाहे गंदे पानी से भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये साफ पानी का मच्छर है। मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी खड़े होने की पोजीशन है और वहां पर मच्छर की अफजाइश के हवाले से पोजीशन है, वो क्या है झंग में? जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल तो झंग की बात की जाए तो झंग के अक्सर इलाकों में पानी जो है वो जमा है। बारिश का पानी भी अक्सर इलाकों से अभी तक नहीं निकाला जा सका है, और जिस जगह ये वाक़या है ये बिल्कुल स्कूल के साथ है और स्कूल के अंदर भी पानी मौजूद है, लेकिन महकमा जो तलीम का अमला वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। महकमा सेहत की कोई भी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही है। शहर में जो है वो TMA का वजूद नहीं है, क्योंकि गंदे पानी में भी जो रिपोर्ट हुआ है कि डेंगू का जो लार्वा है वो परवान चढ़ रहा है। उस हवाले से अगर TMA की कारकर्दगी की बात की जाए तो झंग के अक्सर जो मेन शाहराएँ हैं उन पर पानी खड़ा है, गली मोहल्लों में पानी खड़ा है, और TMA किसी भी तौर पर जो इन पानी को निकासी में जो है निकालने में कामयाब नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि झंग के लोगों को आज जब डेंगू का केस सामने आया तो वो काफ़ी खौफ में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर। मैं चाहूँगा कि ज़रूर काजी साहब इसका आपकी इस रिपोर्ट का आप हमारे इस प्रोग्राम का ज़रूर नोटिस लें और अपने इलाके में झंग में इसको सूरत को बेहतर बनाएं, क्योंकि जहाँ से एक मरीज़ आ जाता है, जहाँ से एक पेशेंट आ जाता है, वहाँ पर ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। और 10-12 घरों में अगर कर दिया गया तो मेरे ख्याल है इसका SOPs कुछ और भी कहते हैं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं वापस फैसलाबाद आना चाह रहा हूँ और वहाँ पर फैसलाबाद में नवाजी साहब, अगर हम अतायत के खिलाफ बात करें, के हवाले से बात करें कि ये जो हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, ऐसे हकीम हैं जो बस तुक्के से इलाज करते हैं और मरीजों को ख़राब करते हैं, और माजी में जो वबा आई थी, माहिरीन कहते हैं इसी वजह से आई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की क्या पोजीशन है? नाजिब साहब, पहले मैं पहला सवाल मुकम्मल करूंगा, 1 मिनट लूंगा स्कूलों के हवाले से। इसमें देखें, गवर्नमेंट बड़ी विजिलेंट है, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और सुपरविजन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कमिश्नर साहब हैं, DCO साहब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ है, DG हेल्थ है, ऊपर ख्वाजा सुलेमान साहब बैठे हैं, CM साहब खुसूसी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये जो फ्री होने जा रहा है, डेंगू फ्री समझ लेना, इतना पहले इंसिडेंट्स हुए थे, तो ये CM साहब की जाती कोशिश है, बाहर के मुल्क भी हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब अतायत के हवाले से बताइए। स्कूल्स पे
अतायत के हवाले खसूसी तौर पे डीसीओ साहब का फोकस है। मैं ये बिल्कुल नहीं फील करता कि अगर स्कूल खोल जाएंगे कोई खौफ है, कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे कॉलेज स्कूल डेंगी फ्री रहेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अतायत के हवाले से फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। असल में भाई साहब आज जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपकी कोशिशों को, आपकी डेडिकेशन को सराहता भी हूँ, लेकिन एक सवालिया निशान तो बहरहाल आगे हर चीज़ के सामने मौजूद रहता है। हम देखेंगे कि आप जितने दावे कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं और जिस तरह कह रहे हैं कि हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हमारी कोशिशें बेहतरीन हैं, इसके नताइज क्या सामने आते हैं अल्लाह करे। मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं, आप कामयाब हों, क्योंकि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है। अगर हमारा फैसलाबाद, हमारा झंग, हमारा टोबा, हमारा चनियोट, हमारा पूरा इलाका जो है डेंगू से महफूज रहता है, तो ये सिर्फ हुकूमत की कामयाबी नहीं है, ये हम सब की कामयाबी है। लेकिन हमने ख्याल रखना है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर नवाजिश गुराया का, जो हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में और हमें अपनी कोशिशों के बारे में आगाह किया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन का भी मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ी अहम और कीमती बातें की। मैं अपने रिपोर्टर्स का, आज़ादार का भी मशकूर हूँ, मुबशर का भी झंग से मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम के आखिर में मुझे सिर्फ आखिर में एक बात कहनी है। अब हुकूमत की बात नहीं, हम हुकूमत से ज़रूर जवाब तलब करेंगे, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी अपने घर के हवाले से हमारी अपनी है। हमने अपने घर के अंदर देखना है, एसी का पानी तो नहीं खड़ा, गमलों में पानी तो ऐसे नहीं खड़ा, बाकी कहीं कोई टूटी लीक होने की वजह से किसी जगह पे ये सूरत हाल तो नहीं कि वहाँ पर मच्छर जो हैं परवान चढ़ सकते हैं, क्योंकि डेंगू से जो भी नुकसान होगा वो हमारा अपना होगा। और एक और बात जो मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने गैर मुस्तनद डॉक्टरों के पास नहीं जाना। अलाइड हॉस्पिटल में जो भी सहूलतें मौजूद हैं, जिस हद तक भी मौजूद हैं, हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हमें उन डॉक्टरों के पास जाना चाहिए जो बाकायदा सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। और आखिरी बात, पैरासीटामोल ले लीजिएगा, अगर आपको दर्द महसूस हो, डिस्प्रिन मत लीजिएगा, ब्रूफन मत लीजिएगा, वोल्ट्रॉल मत इस्तेमाल कीजिएगा। उसकी वजह, मैं कोई उन दवाइयों की या मैं कोई पैरासीटामोल बेचने वाली कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हमें भी, आपको भी, हमारे बच्चों को भी। और अल्लाह करे जब स्कूल खुलें, जिस किस्म के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं वो सच साबित हों। अल्लाह हाफिज़।